स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी। 146 देशों में 135वें पायदान पर रहा भारत। नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी खराब रही स्थिति। जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे पर I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन खत्म। प्रधानमंत्री मोदी सहित अमेरिका, UAE और इजराइल के नेताओं ने की शिरकत। जानकारों का दावा, मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी में बड़ी भूमिका अदा करेगा I2U2। और बुंदेलखंड में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य खत्म। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में उद्योग सहित दूसरी चीजों को मिलेगा बढ़ावा। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए सूचना, आप इस बुलेटिन की खबरों को यदि PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर जाइए, वहां आपको इसका PDF मिलेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस साल के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में जेंडर पैरिटी होने में और 132 साल तक का वक्त लग सकता है। दक्षिण एशिया में यही वक्त करीब 200 साल का रहेगा, जब महिलाओं और पुरुषों के बीच हर स्तर पर समानता देखी जा सके। रिपोर्ट के साथ इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें शामिल 146 देशों में भारत 135वें पायदान पर है। भारत की ये रैंकिंग सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले देशों में आती है। हेल्थ एंड सर्वाइवल का मसला उठाएं तो सूरत हाल सबसे खराब है, यानी भारत रैंकिंग में सबसे नीचे ठहरता है। भारत का सबसे सही प्रदर्शन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में है, जिसमें भारत को 48वीं रैंक मिली है। यानी भारत में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में दूसरे देशों के मुकाबले कुछ ज्यादा मौके मिले हैं। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी यानी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में भी भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। भारत को इस सब इंडेक्स में 143वें पायदान पर रखा गया है। आखिर में बात करें एजुकेशनल अटेनमेंट की, तो इसमें भारत की 107वीं रैंक रही है। आपको बता दें कि ओवरऑल रैंकिंग के मामले में पिछले साल भारत की रैंकिंग 156 देशों के बीच 140वीं थी। हालिया रैंकिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार के इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड अकेला ऐसा देश है जिसमें करीब 90% जेंडर गैप भरा जा चुका है। फिनलैंड को इस इंडेक्स में दूसरे, जबकि नॉर्वे को तीसरे पायदान पर रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से जारी इस इंडेक्स के 4 पैरामीटर्स होते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडेक्स में स्कोर को 0 से 100 के स्केल में रखा जाता है। भारत का स्कोर 0.629 रहा है। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। दौरे पर उन्होंने I2U2 की पहली बैठक में हिस्सा लिया। I2U2 ग्रुप से जुड़ी खबरें पहले भी आ चुकी हैं, जिन्हें हमने अपने बुलेटिन में कवर किया था। I2U2 ग्रुप में इजराइल, भारत, UAE और अमेरिका शामिल हैं। ये वही ग्रुप है जिसे पहले मिडिल ईस्ट क्वाड या फिर वेस्ट एशिया क्वाड कहा जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले अमेरिका की तरफ से इसके नए नाम यानी I2U2 की घोषणा की गई थी। I2U2 में I2 का मतलब है इंडिया एंड इजराइल, जबकि U2 का मतलब है UAE और US। इन देशों के बीच 2021 में विदेश मंत्री स्तर की बैठक पहले भी हो चुकी है, जिसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नाम दिया गया था। इसके अलावा इन देशों के बीच शेरपा स्तर की बातचीत भी बराबर होती रहती है। आज हुए इस वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। सम्मेलन 6 एरियाज जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर जोर देता है। इसके साथ ही इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर भी इन देशों ने डिस्कशन किया है। हालांकि इन सब से अलग डिप्लोमेसी के जानकार इसे मिडिल ईस्ट में क्वाड का दर्जा ही दे रहे हैं, जो भारत के लिए वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से कारगर साबित होगा। दौरे पर जो बाइडेन का खासा ध्यान अब्राहम अकॉर्ड पर भी रहने वाला है।
आपको बता दें कि साल 2020 में अमेरिका की अगुवाई में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। बाद में सूडान और मोरक्को भी इस अकॉर्ड में शामिल हो गए। समझौते का बड़ा मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच दोस्ताना संबंध बनाना है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी नेशन और अरब नेशन बनने के समय से ही इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध ठीक नहीं रहे हैं, क्योंकि इजराइल, यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देशों के साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हैं। इसलिए इस अकॉर्ड के पूरा होने में अमेरिका की कोर भूमिका रही है। अकॉर्ड के मुताबिक ये देश इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बहाल करने की प्रोसेस में है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के सुदूर क्षेत्र को जोड़ने वाले 5वें एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते करेंगे। कोविड के बावजूद परियोजना को 28 महीने के अंदर की समय सीमा से पहले पूरा कर लिया गया है। फिलहाल यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे बाद में 6 लेन भी किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लखनऊ से बुंदेलखंड तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। प्रधानमंत्री जालौन जिले के गांव कठेरी में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट जिले में किया था। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा। एक्सप्रेसवे प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में इसकी अहम भूमिका होगी। इस परियोजना का स्टार्टिंग पॉइंट चित्रकूट जिले में झांसी इलाहाबाद NH35 पर भरतकूप के पास है। वहीं एंडिंग पॉइंट इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम कुदरैल के पास है। इस परियोजना की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे से विभिन्न उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित होगा, जो क्षेत्र के ऑलराउंड डेवलपमेंट में मददगार होगा। एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट आदि की स्थापना के लिए भी मौके मिलेंगे। दुनिया भर में खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहे राइट टू रिपेयर मूवमेंट को लेकर भारत सरकार भी संजीदा है। उपभोक्ता मामलों का विभाग राइट टू रिपेयर के लिए अब एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी में है। इसके लिए निधि खरे की अगुवाई में एक समिति भी बनाई गई है, जिसकी कल एक बैठक हुई थी। बैठक में राइट टू रिपेयर के लिए कुछ सेक्टर्स को लेकर आम राय बनी है। इनमें शामिल हैं फार्मिंग इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स। राइट टू रिपेयर के लिए फ्रेमवर्क बनाने का मकसद लोकल मार्केट में कंज्यूमर्स को पावरफुल बनाना है। साथ ही कोशिश रहेगी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, खरीदार और विक्रेता के बीच व्यापार संबंध अच्छे बने। सबसे बड़ा फोकस ई वेस्ट को कम करने पर रहेगा। यह फ्रेमवर्क सरकार के LIFE यानी लाइफ मूवमेंट को भी मजबूती देगी। आपको याद दिला दें कि पिछले ही महीने प्रधानमंत्री ने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मूवमेंट लॉन्च किया था। यह मूवमेंट भी कहीं ना कहीं ई वेस्ट को कम करेगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स के रीयूज और रिसाइकलिंग पर इसमें जोर दिया गया है। आइए अब राइट टू रिपेयर को समझते हैं। राइट टू रिपेयर कंज्यूमर्स के भले के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जो आज के वक्त में यूरोप और अमेरिका में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह कॉन्सेप्ट वकालत करता है कि उत्पाद बनाने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को विकल्प दें कि वे अपने इक्विपमेंट या उसके किसी पार्ट के खराब होने पर उसे रिपेयर करा सकें। इसमें उसकी मर्जी भी शामिल हो कि वह रिपेयर मैन्युफैक्चरर से कराना चाहता है या फिर किसी थर्ड पार्टी से। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ इस तरह बनाए जाते हैं कि उन्हें रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में न केवल ग्राहकों को पैसे का नुकसान होता है, बल्कि जब उस इक्विपमेंट या पार्ट को कचरे में फेंक दिया जाता है तो ई वेस्ट बढ़ जाता है। राइट टू रिपेयर मूवमेंट की जड़ें 1950 के दशक में शुरू कंप्यूटर एरा से जुड़ी मानी जाती हैं। इसी साल जनवरी में न्यूयॉर्क लेजिस्लेचर ने फेयर रिपेयर एक्ट बनाया था। इसी तरह हाल ही में यूके ने कानून बनाकर सभी कंपनियों के लिए जरूरी कर दिया कि वे कंज्यूमर्स को स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराएं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के दौरान कई बार वॉर क्राइम्स की खबरें सामने आई हैं। यूक्रेन इस दौरान रूस पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी सेना आम लोगों को भी निशाना बना रही है, चाहे बात फिर बूचा की हो या फिर मार्च में मारियोपोल में एक थिएटर पर हुई बमबारी की। अब इन वॉर क्राइम्स के खिलाफ करीब 40 देशों के ऑफिशियल्स ने आज नीदरलैंड्स के हेग में मुलाकात की है। इस बैठक को यूक्रेन अकाउंटेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। ये देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ मशवरा कर रहे हैं
कि किस तरह यूक्रेन के लोगों के साथ जस्टिस किया जाए। आइए समझते हैं वॉर क्राइम्स क्या हैं। आमतौर पर युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम्स और नरसंहार यानी जेनोसाइड को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉर क्राइम की डेफिनेशन दरअसल रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तय की गई है। यह विधि 1949 में हुए जिनेवा कन्वेंशन से निकल कर आई है। भारत भी इस कन्वेंशन में पार्टी है। यूएन ऑफिस ऑफ जेनोसाइड प्रिवेंशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जेनोसाइड और वॉर क्राइम दोनों को अलग अलग करता है। जब दो देशों के बीच युद्ध या गृह युद्ध चल रहा हो तो ह्यूमैनिटेरियन के वायलेशंस को वॉर क्राइम कहते हैं। इसमें बंदी बनाना, जानबूझकर हत्या करना, युद्ध बंदियों को टॉर्चर करना या बच्चों को जबरन युद्ध में धकेलना आदि शामिल है। वहीं जेनोसाइड या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शांति काल में या फिर निहत्थे लोगों के समूह पर एक तरफा मिलिट्री अग्रेशन से भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और द क्राइम ऑफ अग्रेशन सभी के मामले देखता है। आईसीसी का गठन 1998 में रोम स्टैट्यूट के जरिए हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हेग में है। इसके 123 सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन और चीन शामिल नहीं है। भारत ने रोम स्टैट्यूट न तो साइन किए हैं और न ही उसे रेटिफाई किया है। चलिए अब जल्दी से आज के बुलेटिन से जुड़े सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, समावेशी विकास। उपर्युक्त में कौन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के उप सूचकांक हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, उपर्युक्त सभी, केवल 3 और 4। अगला सवाल है, प्रायः खबरों में रहने वाले अब्राहम अकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप या फिर लैटिन अमेरिका। इन्हीं प्रश्नों को अंग्रेजी में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, एडुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। Which of the above are sub-indices of the Global Gender Gap Index? 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, all of the above, or 3 and 4 only? Next question है, Abraham Accord, which is often in the news, is related to which of the following territory? Middle East, East Asia, Eastern Europe, or Latin America? तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanvani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।